देश के एक ऊर्जा कैपिटल के तौर पर, राजधानी के तौर पर यह जानी जाती है। विद्युत की शक्ति, कोयले की शक्ति से यहाँ ऊर्जा का विद्युत के अंदर प्रतिरूप हो रहा है। यहाँ ऊर्जा बनाई नहीं जाती, ऊर्जा का प्रतिरूप बनता है। यह तो शाश्वत विचार जो भारत की संस्कृति में था, उसको पश्चिम के वैज्ञानिकों ने भी माना। तो ऐसी नगरी में हम हैं। हम कहते हैं कि मां धरती यह सगर्भा है खनिजों से। कहते तो हम पूरे देश के लिए, कहते हम हर स्थान के लिए हैं, परंतु उसका दर्शन अगर कहीं हो पाता है तो वह दर्शन यहां होता है, जहां मां की कोख से खनिज अलग अलग तरह के, अगर हम देखते हैं कि जिससे आज का पूरे विकास का तंत्र चलता है, ऐसा कोयले से लेकर के विभिन्न धातुओं का पास में ही, अगर आप इस क्षेत्र को अगर बड़ा करके देखते हैं तो पूरा उड़ीसा से लेकर के झारखंड से इलाका देकर के यहाँ पास में सोनभद्र जिला, उसको जोड़ करके, और यह सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश का जिला, तो कौन सा संपदा है जो यहाँ पर, जिसके दर्शन यहाँ नहीं होते। तो उस तरह से अगर हम कहें तो माँ धरती, माँ के सगर्भा होने का जो दर्शन होता है वो इस क्षेत्र में होता है। विंध्य की धरती यह है, उसका बार बार उल्लेख पिछले कल से हो रहा है। तो कहीं माड़ा की उन गुफाओं का उल्लेख वो भी हमारे ध्यान में आता है, स्मरण में आता है कि किस प्रकार सदियों पहले यहाँ रहने वाले, वास करने वाले, उन्होंने भारत की पुरातन संस्कृति का एक रूप उन गुफाओं के अंदर छोड़ के गया है, ताकि आने वाली सदियां जो हमारी रही वो लगातार उसको देख पाएं, समझ पाएं। माननीय अध्यक्ष जी ने उल्लेख किया कि हमारा आज का सत्र यह भारत के सामने चुनौतियों के बारे में बात करने का भी है, और एक संगठन स्वरूप और एक विचार स्वरूप जिस समूह से हम आते हैं उसकी वैचारिक यात्रा के बारे में, उसके विचार के बारे में भी है। मैं थोड़ा इसके साथ एक युवा शक्ति, वो कभी चुनौतियों की केवल चर्चा नहीं करती, उनके निवारण हेतु क्या प्रयास करना चाहिए और कैसे प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में भी विवेचना करती है। तो मैं उस विषय को वहां पर भी छूने की कोशिश करूंगा। हम सभी परिसरों में जाते हैं तो वैचारिक समूहों से तो हमारा दो चार होना जायज है, मिलते ही हैं। तो विचार वास्तव में होते क्या हैं? मन में आने वाले ख्याल, मन में आने वाले विषय, वो विचार होते हैं क्या? या आज के परिवेश में जिसको कुछ धारणाएं स्थापित होती हैं, वो धारणाएं अगर आप ऐसा मानते हो तो यह होगा। कुछ अवधारणाएं आप अपने अंदर मानते हो, जिन अवधारणाओं के आधार पर आप समाज जीवन और राष्ट्र जीवन की चर्चा करते हो, उसकी कल्पना करते हो, वो विचार है। अगर वो विचार है तो हमारे परिवेश में सामान्यतः तीन तरह के विचार आजकल परिसरों में, आसपास हमारे देश के अंदर हम देखने को मिलता है। एक विचार है जो कहता है कि भारत, ये जितनी भाषाएं भारत में है उतने राष्ट्र भारत के अंदर है। उन लोगों का कहना है कि जो तमिल भाषा है, जो तेलुगु भाषा है, जो मराठी भाषा है, जो गुजराती भाषा है, जो पंजाबी भाषा है, बांग्ला भाषा है, उड़िया भाषा है, जो पूर्वोत्तर के अंदर बोले जाने वाली असमिया भाषा है, मैतेई है, नागा, अलग अलग समूह में बोलने वाली भाषाएं हैं, ये सारे अलग अलग राष्ट्र हैं। ये लोगों का मानना है कि भाषा के आधार पर राष्ट्र की रचना हुई, क्योंकि उनको अपना इतिहास यूरोप के अंदर दिखता है, और यूरोप के अंदर किस प्रकार भाषा के आधार पर राष्ट्र बने, वही कल्पना वो यहां पर स्थापित करना चाहते हैं, उसकी कल्पना यहां जोड़ते हैं। इसलिए यूरोप के अंदर जितनी भाषाएं हैं उतने राष्ट्र बन गए, और अगर भाषा आपकी अलग है तो आप इकट्ठे रह ही नहीं सकते। ऐसा विचार जिनका
जिस समूह में से वो निकल करके आए, जहां रह करके उनके विचारकों ने शुरुआती काम किया, वह विचार हमारे कैंपसेस के अंदर आता है। तो वो यह कहता है कि भारत के अंदर भी वे कहते हैं 17 राष्ट्र हैं। तो हम इनके बारे में सुनते हैं, कई बार यही लोग हैं जो नारा लगाते हैं, कई बार यही लोग इन राष्ट्रों के बारे में जो धारणाएं बना करके वो कहते हैं। तो उसका जननी, उसकी शुरुआत कहां होती है? वो शुरुआत होती है चूंकि वे स्वयं एक विचार के तौर पे यूरोप के अंदर पैदा हुए। यूरोप के अंदर की परिस्थिति देख करके भारत के चिर पुरातन निरंतर चलने वाली परंपरा के ऊपर उन्होंने अपना एक निर्णय देने का काम उन्होंने किया है। हम देखते हैं हमारे परिवेश में एक और विचार भी है। पहले वाला विचार तो यह मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम एक राष्ट्र हैं, कभी थे अब हैं। वो मानते हैं अगर है तो केवल 17 या 18 जितनी भाषाएं हैं। दूसरा विचार है, वह कहता है कि हम एक राष्ट्र अवश्य हैं, परंतु हम एक राष्ट्र यह 15 अगस्त 1947 के बाद है, उससे पहले नहीं थे। उससे पहले उनके पास एक संकल्पना ही नहीं है कि भारत एक था या भारत के अंदर कोई ऐसी चीज थी जो भारत को एक जोड़ती थी। उनके मत से यह है कि जैसे ही भारत का बंटवारा होता है, जो क्षेत्र आज का भारत रहता है, और उस क्षेत्र के अंदर फिर एक राज्य स्थापना होती है, राज्य मायने स्टेट स्थापना होती है, भारत गणराज्य बनता है, वह राष्ट्र है और वही राष्ट्र की कल्पना उनकी है। आजादी के बाद राष्ट्र है, आजादी के पहले कोई संकल्पना वो नहीं रखते। ये विचार भी हम देखते हैं। ये विचार वो है जो ढूलमूल रवैया अपनाता है, थोड़ा तुम्हारी थोड़ा तुम्हारी, इस तरह से एक मध्य मार्ग निकालने की कोशिश करता है, परंतु सत्य में मध्य मार्ग नहीं निकाल रहे, वह भागने का और देश के साथ कहीं ना कहीं छल करने का यही उनका भाव है। और उसकी एक विषयों की चर्चा अगर वो करें, अगर इस थाती पे अपनाएं कि किस प्रकार राष्ट्र की परिकल्पना ये यूरोप की नहीं हो सकती। बिस्मार्क ने जरूर जर्मनी को जब इकट्ठे किया तो उसने भाषा के आधार पर एकीकृत किया। नेपोलियन बोनापार्ट वह इंग्लैंड तक फतह करने गया, बाद में हारा, उसने फ्रांस को आगे करके खड़ा करने की कोशिश की। वहां पर उनका राष्ट्रवाद जो खड़ा हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ। उनकी एकता का आधार अगर था तो वह एक राजा था जिसने उतरे क्षेत्र के ऊपर राज कर लिया, इस कारण से उनका राष्ट्रवाद पनपा। अब ये दोनों विचारों की समस्या यह है कि ये दोनों विचार यह कहते हैं कि उनके अनुसार राष्ट्र की कल्पना वही है जो उनके विचारों के शुरुआती जनक और जिससे उन्होंने प्रेरणा ली। ये दूसरा विचार भी कहीं भारत का नहीं है। वास्तव में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो एओ ह्यूम उसके शुरुआत करने वाले बने। उन्होंने कहा कि यह आपके पास मौका रहेगा, आप चर्चा करिए, परिचर्चा करिए, आप हमें ला करके एक प्लेटफॉर्म बना करके अंग्रेजों ने भारत के सामने रखा जब भारत की आजादी की लड़ाई चली थी। जरूर उसके अंदर से कई अच्छे विषय भी निकले, कई क्रांतिकारी, कई नेता, जननेता, देश को दिशा देने वाले महान विभूतियां खड़ी हुई। परंतु वैचारिक धरातल पर अगर देखें कि राष्ट्र की परिकल्पना के मामले में उस समूह में से बहुत छोटा समूह जिसको बाद में जाकर के पूरी ताकत उनके हाथ में आ गई, उस समूह के पास वैचारिक धरातल पर अगर देखें तो यही विचार बचा क्या कि आजादी के बाद ही हम राष्ट्र है और आजादी के पहले राष्ट्र नहीं, क्योंकि यहां पर सत्ता के आधार पर एक सत्ता जो भारत को चलाती हो। उस नाते से बहुत ऐतिहासिक काल में अगर जाए तो गुप्त काल का उल्लेख वो करते थे, परंतु उसको मानने के लिए कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस और वर्तमान की कांग्रेस अभी तक राजी नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि वे भारत के बारे में कभी भी कल्पना करते हैं तो भारत 70 वर्ष 75 वर्ष इतनी यात्रा तक ही सीमित उनको लगता है। परंतु हमारे परिवेश में तीसरा एक और विचार है। जो तीसरा विचार है वह कहता है, वो यह मानता है कि देश अंग्रेजों से लड़ करके आजाद हुआ,
और जब आजाद हुआ उससे पूर्व में हमें विभाजन के साथ देश की आजादी मिली। वो भारत के इतिहास को परखता है, जांचता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर भारत की चिर पुरातन संस्कृति के मामले में जो नित नए अन्वेषण हो रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो सामने आकर के हमारे सामने जब इतिहास परिलक्षित हो रहा है। ये माड़ा की गुफाएं बता क्या रही हैं? अगर माड़ा की गुफाएं ये बता रही हैं कि यहां सांस्कृतिक विरासत के तौर पर काम करने वाले लोग यह आज से 1500 साल पहले थे। 10,000 वर्षों की संस्कृति तो केवल और केवल काशी नगर इसकी कही जाती है कि दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जिसकी अगर मिट्टी भी खोदी जाए तो कितनी परतों में नीचे अलग अलग समय में घर और उस समय के परिवेश रहने वाले लोग होंगे। राखी गढ़ी या हरियाणा के पास एक गांव है, वहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस निकालने खुदाई हो रही है। तो आर्कियोलॉजी में एक नियम है कि आप जितना नीचे जाओगे उतना आप इतिहास में नीचे जाते जाते हो, क्योंकि जब मिट्टी है वो समय काल में बारिश के कारण और वहां पर अलग अलग प्राकृतिक घटनाओं के कारण आपकी अभी की संरचना दब जाती है। ऐसा सैकड़ों वर्षों के ऊपर अगर आपका बनाए हुए कोई व्यवस्था है उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है और नई व्यवस्था उसके ऊपर खड़ी करते हैं लोग, उसके ऊपर नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, नया उस समय का आप पूरा परिवेश खड़ा होता है। तो जब आप खुदाई करते हुए नीचे जाते हो तो आपको इतिहास की परतें खुलते हुए दिखती हैं। जब आप ऐसा करते हुए जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा, राखी गढ़ी में 1930 में एक्सकवेशन करने गए उस समय के जो अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसके साथ भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वहां पर देखा कि वही टाइल्स, उस तरह की पैटर्न वहां पर बनी हुई थी राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी, जो उस समय उनके अपने घर में थी। आप उदाहरण करिए कि मिट्टी के बने हुए घड़े हम देखते हैं, उसी प्रकार टाइल्स बना करके उनकी भी भट्टी में पका करके वैसी टाइल्स का प्रयोग राखी गढ़ी के अंदर हुआ था। आप सभी लोग लोथल कभी जाने का मौका आपको मिलेगा तो आपको ध्यान में आएगा कि जो ईंट आज भी इन घरों को बनाने के लिए लगी है, वैसी ही ईंटें पर 5000 साल पुरानी ईंटें वहां लोथल के अंदर है। और 5000 साल की बारिश, गर्मी, धूल, धूप, इन सभी से पार होते हुए वो ईंटें आज भी साबुत है। आपको हैरानी होगी कि वो ईंटों की लंबाई और चौड़ाई लगभग उतनी 1 फीट चौड़ी ईंट और लगभग 4 इंच मोटी ईंट, वही साइज कि देखिए सांस्कृतिक तौर पर हम चले कितने वर्षों में गए, मिलेनिया बीत गए, परंतु घर बनाने के लिए जो संरचनाएं चाहिए उसकी एक लगातार श्रृंखला चली है। मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, WHO ने एक लेख लिखा और जिसमें उन्होंने सैनिटाइजेशन के बारे में बात की और उन्होंने उल्लेख किया लोथल के बारे में कि किस प्रकार लोथल के अंदर फ्लश टॉयलेट्स थे। भारत की संस्कृति के मामले में जो खेल खेलने का काम किया, वो खेल खेलने का काम किया अंग्रेजों ने। देखिए, जब मैं आपके ऊपर शासन करना चाहूंगा तो मैं आपको बड़ा नहीं बता सकता, मुझे यह बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, तुम अशिक्षित हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें मुझसे सीखना पड़ेगा, तुम्हें मुझे बड़ा मानना पड़ेगा। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश की। गांधीवादी लेखक और शोधकर्ता धर्मपाल, वे आजादी की लड़ाई में काम किए और उसके पश्चात में गांधी जी से प्रेरणा लेकर के वे वर्धाश्रम में रहे, शोध करते रहे। तो एक बार उनको एक पत्र मिला, जिस पत्र यानी एक मिनट्स उनके पास मिले। वो मिनट्स थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के। उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने बहस करते हुए खड़े होकर के कहा कि आप अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति के साथ धोखा किया है, आपने हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की है और यह सारी चीजें जो सांस्कृतिक विषय हैं, इसमें भारत की इतिहास लंबा है, आप लोगों ने यह सारा चुराया है। आप सोचिए, गांधी जी का यह कथन
जब लंदन के अंदर कहा गया तो उसके विरोध में कई अंग्रेज खड़े हुए कि मिस्टर गांधी जो आपने कहा है उसका एविडेंस दीजिए। गांधी जी ने उस समय एविडेंस नहीं दे पाए, पर उन्होंने लिखा कि मेरे पास एविडेंस अभी नहीं है, परंतु मेरा भारत की संस्कृति का चिरातन अध्ययन जो मेरा है उसके आधार पर मैं मानता हूं कि आप सभी ने जो हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, जो ऐतिहासिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया है, वैचारिक और वैज्ञानिक जो पहल भारत के अंदर हुई थी उससे ही छीन करके, चोरी करके आपने खड़ा किया है। जब यह विषय गांधी जी ने कहा तो धर्मपाल जी को लगा कि गांधी जी ने अगर यह कहा है तो कोई ना कोई एविडेंस अवश्य रहा होगा। शायद उस समय गांधी जी के पास नहीं मिला, तो उन्होंने एक प्रण किया और लंदन के इंडिया आर्काइव्स के अंदर उन्होंने जाकर के शोध करना प्रारंभ किया। आज भी लंदन आर्काइव्स के अंदर, इंडिया आर्काइव्स के अंदर शोध करने के लिए विद्यार्थी जाते हैं, बैठते हैं। मैं एक महानुभाव से कुछ दिनों पूर्व मिला, वो वहां की एक संस्था इंडियन नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन इंसा INSA के संबंधित थे। उन्होंने बताया कि कई शोधार्थी वहां पर ऐसे हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट करके वो इंडिया आर्काइव्स में बैठने के लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया आर्काइव्स के अंदर सीटें कम है। सुबह जो जल्दी चला जाता है ब्रेकफास्ट करके और सुबह हैवी खाना खा के जाता है ताकि लंच समय में ज्यादा खाना खाने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि अंदर इंडिया आर्काइव्स के अंदर जहां बैठने की सुविधा है वहां खाना नहीं मिलता, पानी मिलता है। तो इसलिए पूरे दिन भर का हैवी ब्रेकफास्ट करके और इवनिंग का स्नैक्स खाना खाने तक हम बाहर आते हैं और उस समय तक वहां बैठ करके रिसर्च करना, नोट्स बनाना, ये काम वो करते हैं। इसी प्रकार बैठ करके धर्मपाल जी ने नोट्स तैयार किए। उस नोट्स के अंदर उनको क्या मालूम पड़ा? उनको मालूम पड़ा कि केवल और केवल मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, जिसको आज के समय में हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट गांव-गांव में थे। यार ये व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति शोध के आधार पर जो चिकित्सीय शिक्षा में अग्रणी शिक्षा लेना चाहते हैं, वो चिकित्सीय अग्रणी शिक्षा के लिए वहां गांव देहात के अंदर जाते हैं। वहां पर कोई आचार्य के माध्यम से वो सीखते हैं। ऐसे सीखने वाले गुरुकुल ये लाखों के हिसाब से पूरे दक्षिण के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर थे। वो उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार इस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इस व्यवस्था के अंदर पढ़ने वाला विद्यार्थी ये सारे समाज में से था। और सबसे ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी आज के समय में, जिनको हम, जिस समाज को हम नाई समाज कहते हैं, उस समाज के विद्यार्थी सबसे ज्यादा थे। उन्होंने उल्लेख किया कि किस प्रकार एक गांव के अंदर सन 1800 के अंदर गांव की मुखिया एक महिला थी और अनुसूचित जाति से वो संबद्ध थी। गांव के अंदर पंच की 5 जो पंच रहते हैं, जिनकी कल्पना भारत के विचार के अंदर है, पंचायत परंपरा के अंदर है, उसका उल्लेख भी वे करते हैं। ऐसे ना केवल उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और पंजाब प्रेसिडेंसी, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया, परंतु जो अध्ययन उन्होंने किया वह अंग्रेजों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर था, जिसके सर्वेक्षण के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी ने ज्यादा अच्छी रिसर्च की थी बजाय कि पंजाब प्रेसिडेंसी के। इसलिए सबसे ज्यादा जो डाटा उनको मिला वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर से मिलता है। वो ब्यूटीफुल ट्री में बताते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने जो भारत की शिक्षा पद्धति थी, जो प्रत्येक गांव आप पास के शिक्षा संकुल को वहां संसाधन दे करके वहां शिक्षा को चलाता था, समाज आधारित शिक्षा थी, उसको राज्य आधारित शिक्षा कर दिया गया कि हमारे आधार पर ही शिक्षा चलेगी। जो आप फंडिंग करते हो, जो आप स्कूल चलाते हो, वो नहीं चलेंगे, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए गांव के अंदर किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए ताकि वो शिक्षा के लिए खर्च ना कर सके। आप देखिए ये व्यवस्था करने से इसकी हानि कितने क्षेत्रों में हुई है। ये शिक्षा का एक बार भारत की व्यवस्था, स्वायत्त व्यवस्था, समाज आधारित व्यवस्था गिरी तो अपने देश के अंदर महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा का अवनति हुई। देश के अंदर एक अवनति हुई तो गांव के अंदर पठन पाठन, इसकी संख्या गिरी। भारत के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या, इसकी गिरावट आने वाले समय के अंदर होती है। संस्कृत या पढ़ने वाले, जानने वाले
जो 18वीं सदी तक देश के अंदर कमी नहीं थी, वो संख्या बाद में जाकर के कम हो जाती है। हम देखते हैं अपने देश के अंदर ऐसे भी राज्य थे, ऐसे भी शासन रहे जो एक राज्य नहीं, एक भाषा भाषी क्षेत्र नहीं, लगभग आधे देश और पूरे देश के अंदर राज किया। फिर वो कैसे करके एक दूसरे से संवाद करते थे? महाराजा अशोक कैसे करके संवाद करते थे? कोई कहते थे कि उनके राज्य में 22 भाषाओं जो आज के समय की हैं बोलने वाले लोग आते थे, वो 22 भाषाएं सुनते थे और एक भाषा में उनको जवाब देते थे। तो एक भाषा तो शायद संस्कृति रही होगी, अन्य भाषा में किसमें वो जवाब देते होंगे? श्रीमती सुषमा स्वराज उल्लेख करती हैं अपने एक उनका दिया गया एक अविस्मरणीय भाषण जो संस्कृत के उल्लेख के ऊपर था, मुंबई के अंदर SIES नाम की संस्था, उसमें उन्होंने दिया। उसमें राजा भोज के साथ चर्चा करते हुए एक लकड़हारे के बारे में वो चर्चा करती है कि किस प्रकार लकड़हारा राजा से पूछता है कि राजा, जो आपने बाध्यते नाम की वचन का प्रयोग किया वो शब्द गलत है, मुझे ये भार, लकड़ी का जो भार मेरे सर पे वो मुझे बाध्यता नहीं देता, यानी मुझे भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे आपके शब्द का दुरुपयोग लगता है। आप सोचिए कि एक सामान्य लकड़हारा उस समय के परिवेश के बारे में चर्चा करता है राजा के साथ कि राजा, आपका उच्चारण गलत है। उल्लेख आता है एक नाटक का 7वीं सदी में, दिल्ली JNU की प्रोफेसर वृष्टि गुहा वो लिखती हैं कि किस प्रकार 7वीं सदी में एक नाटक के अंदर 2 लड़कियां आपस में संवाद कर रही हैं कि मेरे गुरु आजकल एक उपन्यास का लेखन कर रहे हैं और मैं उपन्यास के लेखन के कारण वो मुझे समय नहीं दे पा रहे, मैं पढ़ नहीं पा रही हूं। यह इंद्रप्रस्थ के आसपास, दिल्ली के आसपास वह छात्रा गुरु के पास शिक्षा लेती है। वह कहती है कि अब मुझे दूसरे गुरु के पास जाना चाहिए और वो कालिदास जी का उल्लेख करती है और कहती है कि मुझे 15 दिन अकेले जाना पड़ेगा और वहां कालिदास जी के पास जाना पड़ेगा और वहां पर मैं बाकी का शिक्षण करूंगी। ऐसे एक नाटक के अंदर 2 पात्र लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि कैसा मुझे शिक्षा पूर्ण करने के लिए वहां दक्षिण के विदर्भ क्षेत्र के अंदर जाना पड़ेगा और 1500 किलोमीटर अकेले जाना है, 15 दिन की यात्रा होगी। आप सोचिए 15 दिन की यात्रा, एक नाटक के अंदर घटना का जो संस्मरण लिखा है उस संस्मरण में इतना तो तय है कि उस समय की छात्राएं शिक्षा लेने के लिए 1500 किलोमीटर अकेले जाने की विचार कर सकती थी। तो उस समय की सुरक्षा, महिला सुरक्षा के बारे में क्या परिस्थिति रही होगी? उच्च शिक्षा के लिए छात्रा यह सोच रही है कि मैं वहां जाके पढ़ूंगी। मैं परिस्थिति के बारे में आज आकलन करता हूं कि हमारी बहनें, हमारे परिवेश में बंधु, वो अपने गांव पास के संस्थान कितना दूर जाकर के पढ़ने के लिए इच्छा रखेंगे, इसके बारे में आज भी हमारे मन में शंकाएं कई बार उत्पन्न होती हैं। हम देखेंगे भारत के विचार की दृष्टि से तो इस शिक्षा की परंपरा को जो नष्ट करने का काम किया उसका इंपैक्ट एक क्षेत्र पे नहीं रहा। अब्दुल कलाम जी अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं, वो उल्लेख करते हैं कि जब उनको पहली बार नासा के अंदर जाने का मौका मिला, नासा का ह्यूस्टन टेक्सास स्थित जो उनका मुख्यालय है, उस मुख्यालय के अंदर वो गए। मुख्यालय की लॉबी, जिस बड़े लॉबी के अंदर खुलती है, जो द्वार से अंदर जाकर लॉबी में खुलती है, वो लॉबी में सामने दीवार पे एक बहुत बड़ा चित्र एक लगा हुआ है, पेंटिंग लगी हुई थी। दूर से देखा तो ऐसा दिख रहा था कि 2 आर्मीज, 2 सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। कुछ कदम आगे जाकर के उन्होंने देखा कि 2 जो सेनाएं हैं उनके बीच में तोपों के माध्यम से युद्ध हो रहा है और रॉकेट जैसी चीज, उसका वहां पर उल्लेख किया गया, उसका चित्रण किया गया है। थोड़ा आगे जाकर के उन्होंने वो भौचक्के रह गए। भौचक्के इसलिए रह गए कि जो वो रॉकेट के दिशा थी, वो काले काले दिखने वाले लोग, भूरे भूरे रंग के दिखने वाले लोग, उनकी दिशा से वो रॉकेट की दिशा गोरे दिखने वाले सेना की तरफ थी।
वो हैरान रह जाते हैं, रुकते हैं, अपने साथ में चलने वाले दूसरे साइंटिस्ट से पूछते हैं, जो स्थानिक है, अमेरिकी है, उससे पूछते हैं कि ये चित्र कहां का है। आप सोचिए कितना विस्मृति में देश आज के समय में खोया है, कितना हमारी शिक्षा जो वर्तमान में है उसके कारण से हमें अपने इतिहास हमारे सामने से ओझल हो चुका है। दादा दादी की सुनाई की कहानियां हमें कल्पनाएं प्रतीत होने लगती हैं, परंतु जब हम पुनः शोध के आधार पर, अन्वेषण के आधार पर, प्रश्नों को खड़ा करने के आधार पर उस चित्र के सामने ऐसी घटनाओं को देखने के लिए खड़े होते हैं, तो मालूम पड़ता है कि यह चित्र में जो काले दिखने वाले लोग हैं वो भारत के लोग हैं। जब अंग्रेजों के साथ उस समय में दक्कन के क्षेत्र में टीपू सुल्तान की आर्मी यह लड़ाई लड़ रही थी, तो उस आर्मी के अंदर तोपखाने के साथ रॉकेट के अंदर बारूद भर करके उस आर्मी ने वो रॉकेट के बारूद रॉकेट बना करके वो अंग्रेजों की आर्मी पर छोड़े थे। रॉकेट के प्रयोग का उदाहरण भारत के अंदर अंग्रेजों के साथ युद्ध के अंदर उल्लेख होता है और उसका चित्रण नासा के अंदर गैलरी के अंदर किया। और यह संस्मरण अब्दुल कलाम जी ने विंग्स ऑफ फायर में उद्धृत किया है। इतिहास में चीन के पास भी गन पाउडर यानी बारूद की शुरुआत वहां से हुई, ऐसा भी उल्लेख करते हैं, परंतु इतना पक्का है कि पश्चिम के अंदर से उसकी शुरुआत नहीं हुई। वो शुरुआत अगर हुई है तो भारत और चीन पूर्व की दिशा के अंदर हुई है, भारत और पूर्वी और एशियाई सिविलाइजेशन के अंदर हुई है। मित्रों, जब यह अन्वेषण के आधार पर, जब यह शोध के आधार पर मालूम पड़ता है, तो फिर मन में प्रश्न उठते हैं कि हमें कितना अपने ही इतिहास से दूर करके खड़ा कर दिया गया है। कुछ दिनों पूर्व एक नोटिफिकेशन निकली। नोटिफिकेशन में कहा गया कि अब आयुर्वेदा के प्राचार्य, आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर वो भी सर्जरी कर पाएंगे। उनको सर्जरी का कोर्स करने के लिए परमिशन दी जाएगी। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सर्जरी यानी शल्य क्रिया का पहला उल्लेख अगर आता है सुश्रुत संहिता के अंदर आता है, और सुश्रुत संहिता किसका भाग है? वो आयुर्वेद का भाग है। यह ऐसा है कि भारतीयों को कहा जाए कि हिंदी का शब्दकोश अब अंग्रेज बनाएंगे और आपको हिंदी का शब्दकोश पढ़ाएंगे। जो विधा जो हमारी आयुर्वेद के अंदर से निकल के गई, उसके बारे में हमारे सामने इतना न्यूनदंड खड़ा कर दिया गया, हमें इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया कि शल्य चिकित्सा यह भारतीय प्रैक्टिशनर, भारतीय विधाओं के प्रैक्टिशनर कर ही नहीं सकते। विद्यार्थी परिषद ने जिज्ञासा आयाम के माध्यम से जो हमारा रेजोल्यूशन वहां पर हमने पारित किया, प्रस्ताव पारित किए, विद्यार्थी परिषद ने कहा भारतीय विधाओं के जितने परंपराएं उनके अंदर शल्य चिकित्सा उसका भाग थी, उसके अंदर शल्य चिकित्सा करने की परमिशन देनी चाहिए। अवश्य काफी समय से आए हुई इस दूरी के कारण शुरुआती दिनों में एक अच्छी शोध के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर तब जाकर के डॉक्टर्स को यह काम दिया जाएगा, वेदाचार्यों को काम दिया जाएगा कि वो शल्य चिकित्सा कर सके। आप सोचिए, जिसको वो नोज की राइनोप्लास्टी कहते थे, प्लास्टिक सर्जरी नोज की, नाक की, उसका उल्लेख भी भारत के साथ अंग्रेजों के युद्ध के दौरान हुआ। इतनी बड़ी चोरी इंग्लैंड के लोगों ने की कि राइनोप्लास्टी करने के पश्चात उसकी कॉपी बना करके किया, कैसे कैसे करके हुआ, उसके चित्र निकाल करके बाद में जाकर के रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जरी उन्होंने बनाया और वहां पर जाकर के उन्होंने उल्लेख किया कि सर्जरी इस प्रकार से करनी चाहिए। जितनी भी संस्थाएं इंग्लैंड ने शल्य चिकित्सा के अंदर खड़ी की, वो भारत के आयुर्वेद शल्य चिकित्सा सुश्रुत संहिता इसकी कॉपी करने के पश्चात किया है, जिसका स्वयं उल्लेख आज ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया स्वयं करता है। तो अब आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा के अंदर इन सभी विषयों को समाहित किया जाए। विद्यार्थी परिषद ने आग्रह किया है और आगामी दृष्टि में अपने
कार्यकलापों में हमने कहा कि हमारे पाठ्यक्रमों के अंदर इन सभी चीजों का समावेश होना ही चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं, जिस लक्ष्य को हम यह कहते हैं कि राष्ट्र का उस परम वैभव पर पुनर्स्थापना करने के लिए अगर कोई मार्ग सीधा है वो शिक्षा का मार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कोई है वो शिक्षा का मार्ग है। एक व्यापक लक्ष्य लेकर के, व्यापक दृष्टिकोण के साथ, एक बिगर पिक्चर को समझते हुए हमने अपने लिए तय किया है कि हम शिक्षा क्षेत्र के अंदर और विद्यार्थियों के बीच में काम करेंगे। शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी प्राध्यापक कार्यकर्ता हैं, प्राध्यापक हैं, शोध करने वाले लोग हैं, पूरी संरचना है शिक्षा तंत्र की। परंतु हमने अपने लिए तय किया है, हम जरूर यह कल्पना रखते हैं कि हम शैक्षिक परिवार को मानते हैं कि विद्यार्थी है, शिक्षक है, शिक्षाविद है। इस परिकल्पना को हम मानते हैं कि क्योंकि इन तीनों के साथ ही मिलकर के आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हमने अपने लिए तय किया है कि विद्यार्थियों को समाज क्षेत्र के अंदर प्रेरणा देते हुए राष्ट्र की कल्पना के बारे में, राष्ट्र के लक्ष्यों के बारे में प्रेरित करते हुए जो रचना हम खड़ी करेंगे, कार्य पद्धति हम खड़े करेंगे जिसमें सतत उसका प्रशिक्षण होगा युवा का, ऐसा लक्ष्य लेकर के आगामी दिनों में समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए नेतृत्व खड़ा करने का काम है। यह व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए शिक्षा क्षेत्र का, समाज क्षेत्र का, यह व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए हमने अपने लिए लक्ष्य रखा है। अगर हम कहेंगे राष्ट्र का पुनर्निर्माण होना चाहिए, अगर हम कहेंगे कि परम वैभव की कल्पना हम करते हैं अपने देश के लिए, तो उसका एक हिस्सा मात्र शिक्षा क्षेत्र है। और समाज क्षेत्र में अन्य अन्य संगठन, अन्य अन्य व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करेंगे। कोई सुरक्षा क्षेत्र में काम करेगा, कोई आर्थिक क्षेत्र में काम करेगा, कोई किसानों के लिए काम करेगा, कोई जनजाति क्षेत्र के अंदर काम करेगा, कोई सीमा के क्षेत्र में, सीमा के गांव में जागरण का काम करेगा, कोई राजनीतिक क्षेत्र में रहेगा। ऐसा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, काम करने वाली संस्थाएं, उनके साथ हम संवाद करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, नोट शेयर करेंगे। परंतु अपने लिए हमने तय किया है कि हम शिक्षा क्षेत्र के अंदर रहने वाले हैं और विद्यार्थी इसको सुदृढ़ करने का काम, युवा को सुदृढ़ करने का काम, यह लक्ष्य हम अपने लिए ले रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी को जब हम यह लक्ष्य लेते हैं तो कोई शॉर्टकट्स इसमें नहीं हो सकते। कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं हो सकता कि कल दिन के लिए राष्ट्र पुनर्निर्माण खड़ा हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। और ना ही इसके अंदर कोई ऐसे प्रयोग है कि आपने कोई तिकड़म किया और वहां तक पहुंच गए। जब शॉर्टकट्स नहीं है, तिकड़म इसके अंदर नहीं है, तो हम कहते हैं कि यह सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर, एक रचनात्मक आधार पर यह लड़ाई लड़ी जानी है। यह हर रोज उस दिए की भांति है जिस दिए को जलना है, और उसके लिए लगने वाला तेल, वो लगने वाली बाटी, वो सतत जलती रहनी चाहिए, उससे ही वो प्रकाश चलता रहेगा। ऐसे सतत लगातार संघर्ष से प्रतिदिन कार्य पद्धति का अनुपालन करते हुए यह विचार विद्यार्थी परिषद का है कि ऐसे रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी काम के लिए हम जाएंगे, उसमें शॉर्टकट नहीं है। समाज के अंदर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा चलना पड़ेगा। दूसरे संगठनों के पास संसाधन है, दूसरे संगठन गलत करके, पैसा दे करके, अन्य मद्यपान करवा करके छात्र संघ के चुनाव जीतते हो, वो मार्ग हमारा नहीं है। वे अगर कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो वो रिसिप्ट नहीं लेते, वो वाउचर नहीं बनाते, वो चेक से पैसा नहीं लेते। तो विद्यार्थी परिषद ये मार्ग नहीं अपनाती। हम रचनात्मक दृष्टिकोण का मार्ग रखते हुए ज्यादा समूह से, ज्यादा लोगों से छोटा छोटा सहयोग लेकर के समाज को अपने साथ जोड़ने का जो मार्ग रखते हैं, वह रचनात्मक मार्ग है, वो लंबा मार्ग है, वो मेहनत का मार्ग है, वो कठिन मार्ग है, वो शुल्क वाला मार्ग है। ऐसे मार्ग से हम राष्ट्र पुनर्निर्माण चाहते हैं। लोग पूछते हैं मुझसे कि क्यों विद्यार्थी परिषद के अंदर एक राजनीतिक संगठन का व्यक्ति इंचार्ज नहीं होता, क्यों नहीं आपको भी एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ एबीवीपी ऐसा करके कोई व्यक्ति मिलता है, जैसा कि
तथाकथित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली एक राजनीतिक दल के अंदर उनका जो ऑल इंडिया सेक्रेटरी है वह उनकी विद्यार्थी संगठन का इंचार्ज होता है। क्यों नहीं आपका अध्यक्ष वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और वो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर भी हो जो संसद में बैठता है और साथ में विद्यार्थी संगठन का अध्यक्ष भी हो? क्यों नहीं आपका इस तरह का संगठन होता कि जो विद्यार्थी संगठन है परंतु उसके ऑफिस बेरर वे सीधे सीधे पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी की बैठकों के अंदर जाते हैं। विद्यार्थी परिषद ऐसा नहीं मानती। कोई भी राजनीतिक संगठन का व्यक्ति विद्यार्थी परिषद का इंचार्ज नहीं है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति विद्यार्थी परिषद की बैठकों के अंदर आकर के उसका संचालन नहीं करता। विद्यार्थी परिषद अपने आप में वैचारिक सृष्टि के अंदर काम करने वाला एक स्वायत्त संगठन है। हमारा विचार करने की एक पद्धति है। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम कर पाना हमारे लिए संभव है। अन्य संगठनों में जरूर उनके समूह रहेंगे और अन्य में उनको आश्रित रहना पड़ता है राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने त्रिविध अपना एक रचना की है जिसके अंदर प्राध्यापक कार्यकर्ता, विद्यार्थी कार्यकर्ता और विद्यार्थी कार्यकर्ता रहते रहते समाज के लिए समय देने वाले, ऐसा अधिक समय देने वाले कार्यकर्ता, ऐसे 3 कार्यकर्ताओं का जो रचना का समूह बनता है उसके आधार पर ही विद्यार्थी परिषद, हम तो कहते हैं वी आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग मास। सो कैसे करके देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम करना है उसके लिए समय देने वाले कार्यकर्ता कैसे खड़े होते हैं? वो एक दिन के अंदर अपने शिक्षा का काम भी करते हैं तो समय कैसे देते हैं? तो जब आप एक रचना बनाते हैं जो रचना चिरकाल तक एक शाश्वत रचना को पालन कर सकती है, तो ऐसा बदलने वाले विद्यार्थियों के समूह के बीच में प्राध्यापक कार्यकर्ता कुछ रहते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात समाज के लिए समय देने वाले कार्यकर्ता 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और उसमें से बहुत ही छोटा वाला अंश है जो समाज में अधिक समय देने के लिए काम करता है। ऐसे कार्यकर्ताओं की एक, हम कहें तो एक रेल की पटड़ी जैसी बनती है जो समय समय पर आगे विद्यार्थियों के समूह को प्रेरणा देने का काम, उनके साथ साथ चलने का काम करती है। इस तरह से विद्यार्थी परिषद एक अनूठा आंदोलन है जो देश के लिए काम करता है। आपका इसका उदाहरण किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं मिलेगा, ना किसी छात्र संगठन में ऐसा आपको उदाहरण प्रतीत होगा। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम राजनीतिक दल से ऊपर है, दलगत राजनीति से ऊपर है, तो यह सत्य के आधार पर है, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे ज्ञान के अर्जन, गुरुओं की एक परंपरा, प्राध्यापकों की परंपरा विद्यार्थी परिषद के अंदर है। इसलिए हम एक स्वायत्त कार्य पद्धति बना पाए। इस कारण से हम संगठन के माध्यम से युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर पाए। और जब आप ये रचना बनाते हैं जिसमें आपके राजनीतिक हित दलगत राजनीति में नहीं है, तब आप उन हितों के लिए जाते हैं कि देश के अंदर अगर आज समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, तो उनको समाप्त करने का काम किसी को करना है तो युवाओं को करना है। इसलिए मिशन साहसी जैसा प्रयोग खड़ा होता है। अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों के अंदर, अन्य शासन करने वाले पार्टियों के, उनके पिछलग्गू संगठनों को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर घटना होगी तब तो हम विरोध करेंगे, अगर वो घटना छत्तीसगढ़ के अंदर होती है तो हम विरोध नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद इस तरह से नहीं घटनाओं को बांटती। अगर हिमाचल में एक पार्टी का शासन है तो उस पार्टी का भी विरोध करेगी, उसके नेतृत्व को भी प्रश्न करेगी। अगर वो गुजरात के अंदर होता है तो गुजरात के अंदर भी प्रश्न उठाएगी, विरोध करेगी। अगर वो छत्तीसगढ़ के अंदर होता है तो वहां भी विरोध करेगी। मध्य प्रदेश के अंदर होता है तो वहां भी प्रश्न खड़ा करेगी, आंदोलन करेगी। इसलिए हमारी कमिटमेंट किसी राजनीतिक विचारधारा से ना होकर के, राजनीतिक पार्टी से ना होकर के, किसी एक नेतृत्व से ना होकर के, देश के अंदर जो छात्र सुरक्षा, महिला सुरक्षा का वातावरण बना है उसको बदलने के लिए है। और वो कमिटमेंट के कारण देश के अंदर आंदोलन खड़ा करना है, कोई प्रयोग खड़ा करना है, मिशन साहसी जैसे प्रकल्प स्थापित करने हैं, तो वो काम विद्यार्थी परिषद करती है। अगर आज भी समाज के अंदर दूरियां हैं, लोग कहते हैं कि देयर इज अ गैप बिटवीन इकोनॉमिक इम्पैरिटीज, गांव और शहर के बीच में दूरियां हैं, आम ग्रामीण परिवेश और जनजातिक परिवेश में भी दूरियां हैं, समाज के अंदर भी विभिन्न सामाजिक समूह, जाति समूह के अंदर भी दूरियां हैं। यह आर्थिक इंपेरिटी है। शिक्षा के अंदर भी
अभी GER का गैप है, अलग अलग समूह को देखेंगे तो आज भी जनजाति क्षेत्र के अंदर बहने ये सबसे कम शिक्षा उच्च शिक्षा क्षेत्र में है। इसलिए इसको भरने के लिए हमें प्रयास करना है। तो आगामी दिनों में इसको भरने के लिए आगे चल करके हमें काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं किसी भी एक युवाओं के समूह के बीच में जाएं तो वो मन में प्रश्न उनको उठता है, क्योंकि हमारे परिवेश में सामाजिक सौहार्द के बारे में हमारी शिक्षा के अंदर आग्रह कम है। रचना बन गई देश के अंदर रिजर्वेशन यह है, यह सबको मालूम पड़ता है, परंतु इसका आधार क्या है, क्यों आवश्यकता है, यह जब विद्यार्थियों के बीच में उसको पठन उसको ले जाने का एक सार्थक प्रयास नहीं होता है तो कई युवाओं के मन में प्रश्न उठते हैं कि रिजर्वेशन क्यों है। ऐसा ही एक युवक विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में आया, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया तो हमने उसको सामाजिक अनुभूति के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर से लेकर के हम उसको ग्रामीण परिवेश में ले गए। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रफुल्लाकांत जी साथ में थे। वो विद्यार्थी कार्यकर्ता ग्रामीण परिवेश में जाते हैं, 2 दिन रुकते हैं, एक गांव के अंदर पहुंचते हैं। वो लड़का रायपुर के अंदर अच्छी अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ विद्यार्थी कॉलेज के अंदर पहुंचा था। तो वो विद्यार्थी गांव के अंदर जाते हैं, गांव के अंदर एक छात्रा को मिलते हैं। वो छात्रा को पूछा कि आप बहन क्या करते हो, तो उसने कहा कि भैया मैंने 10th के यानी 10वीं की परीक्षा दी है। तो इस विद्यार्थी को बता था कि 10वीं की परीक्षा का तो परिणाम है वो 1 दिन 2 दिन पहले आया है। उसने पूछा कि बहन आपको कितने मार्क्स आए हैं। छात्रा ने कहा मुझे 80% मार्क्स आए, 80 या 82% मार्क्स उस छात्रा ने कहा। तो उसने पूछा कि आपके गांव में तो लाइट ही नहीं है, आप कब पढ़ते थे। तो छात्रा ने कहा मैं सुबह उठ करके पढ़ती थी, सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके, जब सुबह पौ फटती है उसके बाद मैं पढ़ाई करती थी। पर आपके गांव में तो स्कूल नहीं है, स्कूल तो 5 किलोमीटर दूर है, तो कैसे जाते थे। तो बोला यहां से हम जाते थे, कई बार साइकिल चला करके जाते थे, कई बार पैदल जाते। ये विद्यार्थी जो सामाजिक अनुभूति के लिए ग्रामीण परिवेश में जनजातीय प्रदेश में जाकर के गया, जिसके मन में यह प्रश्न थे कि रिजर्वेशन क्यों होनी चाहिए, जब वो उस छात्रा को देखता है उसके मन में वो प्रश्न जो खड़े हो रहे थे, जो विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता से वो 2 दिन से पूछ रहा था, जब वो छात्रा से मिलता है, यह घटना रायपुर के पास के क्षेत्र के अंदर होती है, तो वो छात्र बताता है कि भैया अब मैं ये प्रश्न नहीं करूंगा, अब मुझे समझ आया क्यों रिजर्वेशन होनी चाहिए। मैं शहर में रह करके सभी संसाधनों में रह करके भी मेरे अगर 85% मार्क्स आ रहे हैं और यह छात्रा जिसके घर के पास में स्कूल नहीं है, पैदल उसको जाना पड़ता है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर भी वो 80-82% मार्क्स लाती है, और अगर उसको आगे जाकर के मेडिकल की सीट नहीं मिलती, मुझे मिलती है, तो मैं यह प्रश्न करने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मेरे मन में यह प्रश्न उठेगा कि मैं इतने संसाधनों के बाद मुझे सीट मिल रही है और इसके संसाधनों की कमी के कारण भी इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको वो सीट नहीं मिलेगी, तो मुझे दुख होगा। अब मुझे लगता है कि रिजर्वेशन ये आवश्यक है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसका आग्रह विद्यार्थी परिषद ने भी किया है। और देश के अंदर जब भी यह चर्चा शुरू होती है तो विद्यार्थी परिषद ने सुस्पष्ट करके एक माध्यम खड़ा किया जहां पर युवाओं को देश के अंदर सामाजिक तौर पे जो विषमता अभी भी है, जो भौगोलिक आधार पर विषमता है, जो अभी भी विकास की गति गांव जनजाति क्षेत्र में दूर है, देरी से चली है, उसके कारण से जो अभी भी कमी बनी हुई है, जो अभी भी विषमता बनी हुई है, उसको पाटने का काम अगर करना है तो यह संवैधानिक जो आरक्षण पद्धति है वह चालू रहनी चाहिए। इसके साथ यह युवा खड़ा होता है। मैं पूछना चाहता हूं हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर इसका आग्रह कब होता है कि इसकी परिस्थिति का एक व्यापक चित्रण विद्यार्थियों के सामने किया जाए। क्यों नहीं है अनुभव विस्तार किया जाता कि वह गांव के अंदर जाएं और उस परिवेश को समझें कि आज भी राजस्थान के अंदर ऐसा गांव है जहां सामाजिक अनुभूति के लिए गए विद्यार्थियों से वहां के गांव के लोग बोलते हैं कि तथाकथित तौर पे स्वर्ण समाज से आए हो आप, पहले समूह हो जो हमारे गांव आया है। अगर ऐसा परिवेश आज के देश के अंदर है तो युवाओं को आवश्यक है कि इसको बदलने के लिए प्रयास करें। आगामी दिनों में एक
बहुत बड़ा काम हमारे ऊपर होगा, जिसको डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। अगर वो पूरा का प्रोजेक्ट प्रारंभ होना है तो ऐसे युवाओं को खड़ा होना है जो गांव देहात के अंदर विकास की गति के मानक खड़े करें, मॉडल खड़े करें। परिस्थितियां बदल रही हैं। हमने 2010 से लगभग 2012-13 के अंदर समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र था उसके विरोध का एक वातावरण खड़ा होते हुए देखा। उस कारण से समाज के अंदर भ्रष्टाचार से इतर भी शासन हो सकता है, ये एक रियलिटी आज के समय में है। यह हमारे स्थान, देश, गांव तक पहुंचा है। इसलिए एक विश्वास भी कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व पर बना है। उसके साथ साथ अगर कोई चीज आवश्यक है तो ये युवा शक्ति का भागीदारी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए होनी चाहिए, पूरा के प्रोजेक्ट्स प्रारंभ करने के लिए होनी चाहिए। और विद्यार्थी परिषद के कितने ही कार्यकर्ता है, जितने कार्यकर्ताओं ने गांव देहात के अंदर जाकर के अपने प्रयोगों के आधार पर ऐसे प्रकल्प प्रारंभ किए जिसने समाज को आगे ले जाने के लिए उन प्रयोगों को खड़ा किया। चाहे वो भागीरथ ग्राम विकास प्रतिष्ठान हो सिंधुदुर्ग जनजाति क्षेत्र में, कोकण के क्षेत्र में डॉक्टर प्रसाद देवधर उन्होंने प्रारंभ किया, चाहे डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी हो, उन्होंने अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर फीमेल सेक्स वर्कर्स के लिए प्रकल्प प्रारंभ किया, स्नेहालय। और उसके आधार पर आज जहां लगभग 1990 के दशक में 900 से अधिक फीमेल सेक्स वर्कर्स थी, आज उसी क्षेत्र में 130 रह गई हैं। और बाकी महिलाओं को अन्य अन्य क्षेत्र में स्वरोजगार में और उनके प्रकल्प, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रारंभ करके वहां उनको कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जोड़ा। और उस पूरे समूह के अंदर केवल 139 महिलाएं अब बची हैं और उसके अंदर भी सेकंड जनरेशन सेक्स वर्कर्स अब नहीं है। अगर ऐसा प्रयोग करने वाले लोग खड़े होते हैं, जिनको कभी विद्यार्थी परिषद ने प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार दिया, तो ऐसे प्रकल्पों को प्रोत्साहन करने का काम, उसके माध्यम से विद्यार्थी परिषद की अभी की छात्र शक्ति को प्रेरणा देने का काम विद्यार्थी परिषद करती है। मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समस्याएं, विषय तो कई हैं जिनके बारे में लगातार भारत की सेनाएं प्रतिकार करते हुए भारत की सीमा पर खड़ी हैं। वैश्विक स्तर पर प्रतिकार करने के लिए जो डिप्लोमेटिक सेक्टर पर हमारे देश का एक सुदृढ़ डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक नेतृत्व है जो लगातार उसका प्रतिकार करता जा रहा है। कभी मौका 19वीं सदी के अंदर अटलांटिक ओशन के दोनों ओर यह दुनिया रहती थी, एक्सिस ऑफ डेवलपमेंट या एक्सिस ऑफ वर्ल्ड पावर अगर था तो वो अटलांटिक के आसपास था। अब वो इंडो पैसिफिक हो गया है। भारत के दाईं ओर चीन, भारत और पैसिफिक ओशन के ऊपर है। इसको अब महाशक्ति का केंद्र माना जा रहा है। तो आने वाले समय में भारत के इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर के भारत के वैश्विक कॉन्सेप्ट पर, जिन वैश्विक धरातल पर जब हम सोचेंगे तो वह समूह यहां रहने वाला होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर परिचर्चा होगी, उसकी पार्टिसिपेशन देश के नेतृत्व को खड़ा करने के लिए रहने वाली है। ऐसे कितने ही विषय हैं जिनके बारे में हमारा एक वैश्विक धरातल के ऊपर हमारा एक मत यह परिलक्षित हुआ है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पूर्व, विराम देने से पूर्व केवल एक ही उल्लेख करना चाहूंगा। मैं एक बिंदु पे आना चाहूंगा कि किस प्रकार एक सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक सांस्कृतिक समझ बनती है जब आप दशकों, शतकों के अंदर और सहस्त्राब्दियों के अंदर जीते हैं। दुनिया के अंदर अगर लिविंग सिविलाइजेशंस अगर बची हैं तो कुछ मात्रा में चीन है। और भारत के बारे में तो हम कहते ही हैं, रोम, मिस्र, यूनान मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अगर पश्चिम के देश मिस्र, रोम, यूनान, उनके अंदर से उनकी संस्कृति के बचे रहने के मामले में उदाहरण कम हुए हैं, तो चीन कहीं ना कहीं हद तक थोड़ा अपना प्रमाण बचा पाया है। एक उल्लेख आता है कि कन्फ्यूशियस, जिसको वो द मास्टर भी कहते हैं, राजा उनसे पूछता है कि मास्टर मैं कानून बनाना चाहता हूं, और वो कानून के अंदर वो विधा रखते हैं कि कोई घटना घटी तो उसके अंदर सबूत देने का काम, और उसके अंदर घटना के अंदर कौन उसका विटनेस रहने वाला है, कौन उसकी गवाही देगा।
तो वो कहते हैं कि अगर कोई घटना हुई तो उसके बेटे ने या उसके आसपास के परिवेश ने उन्होंने उसकी विटनेस देना चाहिए। परंतु कन्फ्यूशियस कहते हैं कि राजा ने कभी पूछा और बेटे के सामने यह समय आया कि उसको अपने पिता के खिलाफ गवाही देनी है और पिता उस गवाही के कारण पिता को सजा होगी, तो कन्फ्यूशियस कहते हैं कि उसको झूठ बोलना चाहिए। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि राजा अगर उसको दंड भी देने के लिए कोशिश करे तब भी उसको झूठ बोलना चाहिए। राजा ने कन्फ्यूशियस ने पूछा कि अगर मास्टर ऐसा होगा तो फिर मेरा राज कैसे चलेगा, मैं रूल ऑफ लॉ को कैसे इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं राजा आएंगे राजा जाएंगे, राजा आएंगे राजा जाएंगे, शासन आएंगे शासन जाएंगे, परंतु परिवार यह खड़ा रहेगा, संस्कृति यह खड़ी रहेगी, तब जाकर के उनका राष्ट्र बचा रहेगा। मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि समस्याएं रहती हैं। जिस प्रकार युधिष्ठिर के सामने यक्ष प्रश्न हुआ, उस यक्ष प्रश्न के अनुसार चिंताएं रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, परंतु जब जब हम उस चिंताओं के निवारण के लिए यूरोपीय लेंस प्रयोग करेंगे तो वो समस्याएं विकराल होंगी, खराब बनेंगी, भारत के लिए समस्या खड़ी होगी। और अगर हम भारतीय लेंस प्रयोग करते हैं, भारतीय पद्धति में उसके बारे में सोचते हैं, जिस प्रकार हर एक 12 साल में कुंभ, हम वहां इकट्ठा होने के लिए, नहाने के लिए नहीं आते थे, हम वहां इसलिए आते थे कि समाज राष्ट्र के सामने जो समस्या आ रही है उसके बारे में एक परिचर्चा करने का, एक धर्म संसद बैठने का, जहां पूरा देश इकट्ठे आता है, लाखों लाख लोग आते हैं, एक बार जो निर्णय वहां पर होता है वो गांव तक, 6 लाख गांव तक पहुंचना संभव होता है, आसानी से पहुंचता है। ऐसे स्थान पर जब हम बैठते थे तब जाकर के अपने देश के सामने आने वाली चुनौतियों को, समाज के सामने आने वाली कुरीतियों को, उनको खत्म करने का काम हम करते थे। और अगर कोई आतताई आता, उसके कारण से कुरीतियां हमारे अंदर पनपी, चाहे वो हमारे अंदर पर्दा प्रथा की प्रारंभ हुआ, चाहे वो घटनाओं के ऐसे विकराल स्वरूप बनते वक्त अपने आप को, चाहे जौहर हमारे देश की वीरांगनाओं को करना पड़ा, तो ऐसी घटनाओं का अगर हम देखते हैं तो वो घटनाएं उस प्रतिकार स्वरूप हैं। इसलिए ऐसे सांस्कृतिक, ऐसे इकट्ठे मिलकर के जो रचनाएं हमारी हैं, जहां समाज और देश की चर्चा करते हुए अपने चुनौतियों के निवारण के लिए काम करते थे, तो आने वाले दिनों में जब कभी भी हम समस्याओं को देखें तो उसे एक यूरोपीय और वेस्ट के लेंस को छोड़ करके भारतीय पद्धति में उसके चिंतन का, उसको मनन करने का क्या प्रक्रिया थी, उसके धरातल पर हम देखेंगे तो मुझे नहीं लगता जो युवा शक्ति यहाँ उपस्थित हुई है, जो रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र पुनर्निर्माण के लक्ष्य से काम कर रही है, जिसकी एक विशिष्ट कार्य पद्धति विद्यार्थी परिषद ने पिछले 7 दशकों में खड़ी की, उस युवा शक्ति से प्रेरणा लेकर के, उस युवा शक्ति के नेतृत्व के धरातल पर आगामी आने वाली चुनौतियों को निवारण करने का काम, उनसे पार पाने का काम अगर कोई समय कर पाएगा, कोई काल कर पाएगा, वो ऐसे सजग युवा शक्ति के आधार पर जो देश है वह देश कर पाएगा। और पुनः आप सभी को इस निमित्त, जहां हम ये पूरी देश के विषयों के बारे में चर्चा करते हुए इकट्ठे हुए हैं, आगामी विषयों के बारे में भी उसी भारतीय विचार के तंत्र पर और अगर मौलिक चिंतन के आधार पर हम जाते हैं तो कोई भी समस्या, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसका कि उत्तर हमारे वाङ्मय और हमारी परंपरा और उसके युगानुकूल प्रयोग के अंदर नहीं होगा। तो मैं पुनः आप सभी से आग्रह करते हुए कि हम जाएं, फंडामेंटल्स की ओर, मौलिक स्वरूपों की ओर जाएं और चिंतन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।